नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान में दिया कुमारी वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री कल बजट पेश करेगी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बजट से संबंधित बहुत सारी बैठकें की थी, क्योंकि उप मुख्यमंत्री की माता जी की तबीयत खराब थी, बॉम्बे में हॉस्पिटल में थी, कुछ सर्जरी हुई थी, उनका ज्यादा समय वहां निकला था। तो प्रदेश के तमाम स्टेक होल्डर से बजट पर चर्चा के बाद राजस्थान सरकार, भजन लाल सरकार, वित्त मंत्री दिया कुमारी जो अपना पहला पूर्ण बजट कल पेश करने जा रही है, उसमें क्या कुछ निकल कर आएगा, उस पिटारे से प्रदेश की जनता के लिए इंतजार कितना है जनता को, और बजट को लेकर जो उत्साह पहले हुआ करता था उसमें कितना फर्क आया है, समझने की कोशिश करते हैं हमारे खास मेहमानों के साथ। प्रियव्रत शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है। वेद माथुर जी, आप राजनीतिक और आर्थिक मामलों के जानकार हैं, आप बैंकर रहे हैं। राजकुमार शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। राजीव तिवारी जी और जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे। तो शुरुआत प्रियव्रत शर्मा जी आपके साथ ही करना चाहेंगे। क्या कुछ कल निकल कर आने वाला है, कुछ जानकारी पार्टी के स्तर पर आप लोगों को भी है? देखिए, बजट तो हम सबको पता है एक बहुत ही गोपनीय दस्तावेज होता है। जो भी आएगा वो कल सबके सामने आएगा, लेकिन ये निश्चित रूप से है कि जो आदरणीय वित्त मंत्री जी दिया कुमारी जी हैं, वो नारी तू नारायणी के सनातन सत्य को साकार करती हुई नजर आएंगी। और ये बजट पूर्णतः युवा, बेरोजगार, महिला और किसानों के हक में होगा और सबको खुश करने वाला होगा। ये बड़ा पॉलिटिकल रिप्लाई है, सबको खुश करने वाला बजट होगा। राजकुमार शर्मा जी, पहले से ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने सवाल उठाया है कि बजट में पिछली सरकारों के द्वारा की गई घोषणाओं के संदर्भ में सरकार स्पष्टता करे। गोविंद सिंह डोटासरा का ये बयान नए बजट से पहले, ये मांग कितनी उचित है और इस बजट में क्या कुछ होना चाहिए, विपक्ष को क्या लगता है? मीना जी, कांग्रेस पार्टी तो बहुत स्पष्ट तौर पे पहले भी कह चुकी है कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले 5 साल में 5 शानदार बजट दिए, राजस्थान की बेहतर सेवा की, राजस्थान के किसान के लिए, जवान के लिए, शिक्षा क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में, महिलाओं के लिए, तमाम फील्ड के अंदर कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान को लाभ देने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी से भी उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस पार्टी की जो पुरानी योजनाएं हैं, किसी भी योजना को आप बंद नहीं करें, खासकर जो राजस्थान के आवाम के हित में हो। हम जो हमारी नई वित्त मंत्री हैं श्रीमती दिया कुमारी जी से अपील करते हैं, निवेदन करते हैं कि हमारी कांग्रेस पार्टी की जितनी भी शानदार योजनाएं थी उनको आप अपने नए बजट में शामिल करके और राजस्थान के आवाम को लाभ देने का प्रयास करेंगे, राजस्थान के तमाम वर्ग को लाभ देने का प्रयास करेंगे। ऐसी कांग्रेस पार्टी उम्मीद करती है। निश्चित तौर पे हमारी जो योजनाएं थी, उन योजनाओं की तारीफ देश के प्रधानमंत्री ने भी की थी, पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में हमारी तारीफ हुई थी। चिरंजीवी योजना जो बहुत महत्वपूर्ण योजना है, पानी बिजली की जो फ्री जो योजना है वो है योजना है। चिकित्सा क्षेत्र में हमने बेहतर काम किए थे। अंग्रेजी माध्यम के जो स्कूल भारतीय जनता पार्टी बंद करने जा रही है, हम चाहते हैं नए बजट में वो स्कूल भी खुले, उनमें कोई संशोधन करना है तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे संशोधन करे, बेहतर होगा। महिला सुरक्षा के लिए भी भारतीय जनता पार्टी नए बजट में कोई अच्छे सुझाव लेके आए, गृहिणियों के लिए भी कोई अच्छी खबर लेके आए, खासकर महंगाई को लेकर कोई अच्छी खबर लेके आए। टोल टैक्स में भी अगर कोई कमी हो तो राजस्थान में फायदा होगा। तो हम चाहते हैं सरकार का विजन, सरकार का दृष्टिकोण कल निश्चित तौर पे आने वाले बजट में दिखेगा। और अगर ऐसा कुछ नुकसानदायक कोई बजट हुआ तो निश्चित तौर पे आने वाले 5 जो उपचुनाव हैं उनमें, और पंचायत के चुनाव और थोड़े दिन बाद नगर निकाय के चुनाव हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी को पुनः लोकसभा चुनाव की तरह शिकस्त मिलेगी। लेकिन मैं आपके चैनल पे इतना कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी राजस्थान की आवाम के लिए भारतीय जनता पार्टी से अपील करती है कि बेहतर बजट लेके आए, हर वर्ग को उसमें लाभ मिले। ऐसा नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी लोग विधानसभा में और सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी को लगातार घेरती रहेगी। जी, घेरना विपक्ष का काम है, सत्ता पक्ष का काम सब वर्गों को खुश करना है। प्रियव्रत शर्मा जी ने बड़ा पॉलिटिकल रिप्लाई दिया। बजट जो है वो एक गुप्त दस्तावेज होता है, स्वाभाविक है सभी वर्गों को खुश करने की कोशिश की जाएगी, जवाबदेही और जिम्मेदारी है सरकार की, करना ही चाहिए। वेद माथुर जी, जगदीश शर्मा जी भी जुड़ गए, राजीव तिवारी जी भी आपने, तब तक वेद माथुर जी, बजट को लेकर जितना इंतजार और उत्साह होता था जनता में और स्टेक होल्डर्स में, इंडस्ट्री में, क्या आप वो उत्साह इस समय महसूस कर रहे?
देखिए, मैं सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए कड़वी बात कहने जा रहा हूँ कि उत्साह इसलिए नहीं है कि आशा नहीं है। चाहे बजट कांग्रेस का हो या भाजपा का हो, एक आम आदमी के रूप में मुझे अच्छी तरह पता है कि मेरे फायदे की कोई चीज ये लोग बनाने वाले नहीं है। कुछ ना कुछ ये करेंगे कि मेरी पॉकेट से जो पैसा कैसे निकाला जाए, ये बजट के अंदर रहता है, चाहे वो बीजेपी का बजट हो चाहे कांग्रेस का बजट हो, पहली बात। और जो कुछ दिया जाता है बजट के अंदर आम आदमी को, वो वोट के लिए एक तरह की रिश्वत होती है कि भैया मैं तेरे को ये चीज दे रहा हूँ, तू बदले में वोट दे के आना। तो चलिए, वो तो एक पृष्ठभूमि हुई। लेकिन जहां तक राजस्थान के बजट की बात है, मुझे लगता है कि सरकार को ये बजट से पहले एक एक्सरसाइज ये करनी चाहिए कि किस तरह हम अपनी आय को बिना आम आदमी पे बोझ डाले हुए बढ़ा सकते हैं। मैं अपनी बात को उदाहरण से स्पष्ट करना चाहूंगा कि पूरे राजस्थान में आप मेरे साथ चलिए, मैं किसी भी जमीन जायदाद बेचने वाली वेबसाइट से आपको सर्किल रेट जिसे कहते हैं, सरकार की रेट होती है जिस पर रजिस्ट्री होती है, तो सरकार की रेट यानी 5,000 रुपए है, तो वो जो वेबसाइट है जहाँ पे वास्तविक बिक्री हो रही है वो 15,000 है। यानी 3 गुना वास्तविक मूल्य है जमीनों का या मकानों का, और वो 33 से 40% मूल्य पर रजिस्ट्री होती है, और वो सरकारी राजस्व को घाटा है। तो ऐसी बहुत सारे उदाहरण हैं जिसके लिए मुझे लगता है कि फोरम में समय नहीं है। तो उन जगह से वो आय बढ़ाएं, और इस बढ़ी हुई आय को वो स्कूल में, शिक्षा में और स्वास्थ्य के ऊपर, सड़कों पे खर्च करें। अब देखिए, अभी बजट की बात हो रही थी, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि हमने बड़े जबरदस्त बजट दिए। तो चलिए, मैं 1 मिनट के लिए उनकी बात को मान लूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आम मतदाता के रूप में मैं मूर्ख सिद्ध हुआ, जिसने इतने शानदार बजट को नहीं समझा और फिर भी कांग्रेस को वोट नहीं दिया और कांग्रेस पावर से चली गई। दूसरी बात एक मैं कहता हूं कि जहां सड़कों की बात, 1 मिनट मैं कंक्लूड कर रहा हूं मैम बात को। दूसरी बात है कि आप कुंभलगढ़ जाइए, तो कुंभलगढ़ इतना बड़ा टूरिस्ट सेंटर है और उसका बड़ा आकर्षण है। वहां की सड़कें देखिए, वहां आपको 1 फुट का खड्डा भी मिल जाएगा। तो ये जो बजट है उसमें इस तरह के खड्डों के लिए आप पूरी सड़क नई नहीं बनाने की जरूरत है। कम से कम खड्डे तो कोई भी सरकार भर सकती है, तो बजट के अंदर खड्डों के लिए भी प्रावधान होना चाहिए कि भाई हम इससे खड्डे भरेंगे। तो आय बढ़ाने के ऐसे उपाय जिससे आम आदमी पे बोझ ना पड़े, और खर्च ऐसा कि जिससे आम आदमी को वास्तव में लाभ होता हुआ नजर आए, ऐसा बजट होना चाहिए। जी, वैसे तो केंद्र का बजट होता है जो आता है, तब जनता को इंतजार रहता है कि क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा, उनकी स्लैब पर क्या असर पड़ेगा, इनकम टैक्स क्या होगा, वो सारी तमाम बातें हैं। लेकिन जब स्टेट का बजट होता है तो स्टेट के लोगों की भी जिज्ञासा, उत्सुकता, उत्साह रहता है। इन दिनों में जो मैंने सवाल वेद माथुर जी आपसे किया था, और आपने उस संदर्भ में जितनी बातें बताई कि दरअसल बजट बनाने से पहले सरकार को अपना रेवेन्यू कैसे बढ़ाना है, इसको जरूर फोकस करना चाहिए। निश्चित रूप से पूरा का पूरा एक विभाग है सरकार के पास, वित्त विभाग के अंदर ही रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं जो इस काम को देखते हैं कि भाई कहां से रेवेन्यू आएगा। लेकिन तमाम आर्थिक जगत के जो लोग हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं, उनसे बातें करने के बाद जब बजट बनता है तो वो बातें सिर्फ औपचारिकता भर है कि उनका रिफ्लेक्शन बजट में आता है, वो तो बजट आने के बाद। और उन लोगों से दरअसल होता क्या है, जब भी बजट आता है, सत्ता पक्ष से जुड़े हुए, चाहे वो इंडस्ट्री के लोग हों, चाहे वो स्टेक होल्डर्स हों, वो कहते हैं बहुत अच्छा बजट है। और जब विपक्ष से जुड़े हुए लोग होते हैं वो कहते हैं इसमें सारी कमियां ही कमियां हैं। जगदीश शर्मा जी, सवाल ये है कि बजट का इंतजार जनता, प्रदेश कितना कर रहा है कि पता नहीं दिया कुमारी के, राजकुमारी के पिटारे से क्या कुछ निकलने वाला है। मीना जी, मेरा जैसा आदमी भी नहीं कर रहा, बिल्कुल कोई, किसी को कोई मतलब ही नहीं है बजट से कि इससे कुछ लाभ मिलने वाला है या कुछ ज्यादा बड़ी कोई हानि होने वाली है। ये दोनों चीजें, मतलब वेद जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि चाहे वो कांग्रेस का बजट हो चाहे बीजेपी का बजट हो, और बल्कि मैं तो ये मानता हूँ कांग्रेस अपने बजट में कुछ न कुछ पॉपुलर फंडा जरूर रखती है, लेकिन बीजेपी के बजट में तो वो पॉपुलर फंडा बिल्कुल भी नहीं होता है। पता नहीं कैसे बजट बनाते हैं, मेरे समझ में ही आज तक नहीं आया बीजेपी के बजट का। लेकिन
ठीक है। अब ये पहली बात तो यह है कि इस बार चुनाव हुए हैं केंद्र में बजट से पहले, तो राजस्थान का बजट अब आएगा दोबारा। पहले वोट ऑन अकाउंट पहले ले लिया गया है, वोट ऑन अकाउंट की चीजों को ही कुछ एक्सटेंडेड रूप में अब सामने रख दिया जाएगा। लेकिन राजस्थान में जो कुछ भी रिसोर्स मिल सकता था गवर्नमेंट को किसी भी कोने में भी, उसको वो निचोड़ चुकी है अब तक। मतलब कोई जगह उन्होंने छोड़ी नहीं है। ऐसे में राजस्थान में आय का जो स्रोत है वो नए बनाने की जरूरत है। और अगर सरकार में कहीं कुव्वत है किसी तरीके की, तो वो आय के नए स्रोत बनाए, नए रिसोर्स कहाँ से आएंगे ये उसको खोजबीन करनी चाहिए। हम दावा तो अपने पब्लिसिटी में बहुत ऐसा करते हैं कि हमारे पास साहब टूरिज्म का सबसे बड़ा बेस हमारे पास है, हमारे पास माइनिंग बहुत अच्छी है, हमारे पास जो है सोलर पावर जनरेशन की कैपेसिटी खासकर नेचुरल रिसोर्सेज से वो बहुत जबरदस्त है। तो लेकिन वो निकलेगी कब? अभी तक भी ये कितने सालों से 2-3 दशक हो गए जब से ये हो रहा है कि सब पेट्रोल मिल गया, बाड़मेर में मिल गया, आपके सवाई माधोपुर में मिल गया, आपके फला मिल गया, और जो है टोंक के आसपास सोना मिल गया, निकल मिल गया। ऐसे बहुत सारे मतलब प्रपंच सुनने को मिलते हैं जिसको कहना चाहिए, लेकिन वो गवर्नमेंट को कुछ सपोर्ट नहीं करने वाले दिखते हैं। वरना तो ऐसी नौबत राजस्थान जैसे स्टेट की नहीं होती। सपोर्ट करने वाले दिखते नहीं है या फिर व्यवस्था को जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उनसे जितनी अंडरस्टैंडिंग करनी है वो एक लेवल तक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। उससे प्रदेश को कुछ मिल रहा है, व्यक्ति विशेष को कुछ मिल रहा है, किसी पद विशेष को कुछ मिल रहा है, ये तमाम बातें हैं, उसके पक्ष हैं। लेकिन राजीव तिवारी जी, जगदीश जी का कहना है, और जो हमने इससे पहले जितनी बात हुई कि बजट का कोई इंतजार नहीं है, बजट को लेकर लोगों में कोई उत्साह नहीं है, बजट को लेकर कोई किसी तरह की जिज्ञासा नहीं है कि पता नहीं क्या इस बजट में आने वाला है। ऐसी स्थिति किसी भी प्रदेश के लिए क्या अच्छी है? बजट का इंतजार तब हो जब लोगों को मालूम पड़ेगा कि ये एहसास हो या ये विश्वास हो कि हमारे लिए कुछ बेहतरी का काम होगा। क्योंकि आजकल बजट का सिर्फ इंतजार एक ही होता है कि इनकम टैक्स में बचत कितनी मिलेगी मिडिल क्लास को, और इससे ज्यादा कुछ बेचारे को उसको पता है कि महंगाई कम नहीं होनी है, बेरोजगारी कम नहीं होनी है, और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं होना है। तो उसको सिर्फ एक इनकम टैक्स से उम्मीद होती है, और उसके लिए केंद्रीय बजट का मुंह ताकता है वो। तो केंद्रीय बजट तो बाद में आएगा, तो प्रदेश का बजट पहले आ रहा है। और केंद्र से बजट में कितना पैसा केंद्रीय बजट में राजस्थान को मिलने वाला है ये भी अभी तय नहीं है, ये भी पता नहीं है। तो इस बजट में देंगे क्या? आप देखिए रिसोर्सेज को, आप जैसे जगदीश जी कह रहे थे कि आप रिसोर्सेज से कुछ राजस्व प्राप्त करते नहीं हो, या करते हो तो वो घाटे का सौदा होता है। अभी आपने गोल्ड माइनिंग के लिए सीकर के पास में कितनी बड़ी सुरंग बना दी, कितना उस पर पैसा खर्च कर दिया। अब वो सोना कब निकलेगा, या कोई दूसरी और जगहों पे जो मिनरल्स या माइंस में से दूसरी चीजें निकलती हैं उसका क्या होगा? आप देखिए बजरी खनन में आपको क्या राजस्व मिलता है जो आप पब्लिक पे खर्च कर सकोगे। तो आजकल तो बजट भी क्या है, पब्लिक के जो जितने भी ये होते हैं टैक्सेस, इनसे मिलने वाली रेवेन्यू या उधार, आप केंद्र से ले लो, जापानी बैंक से ले लो, आप वर्ल्ड बैंक से ले लो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से ले लो, इनसे आप परियोजनाओं के लिए फंड्स लेते हैं। और फंड्स का अल्टीमेटली होता क्या है, वो जो प्रदेश का नागरिक है उस पर भार पड़ता रहता है। अब आप देखिए एक बच्चा पैदा होता है राजस्थान में 70,000 का कर्ज लेके पैदा होता है, वो वैसे कर्जदार होता है 70,000 रुपए का, तो उससे ज्यादा का ही बल्कि। तो आज वो लाएंगे कहां से? परियोजनाएं घोषणा करेंगे भी तो वो सबको मालूम है कि मूर्त रूप कब लेगी। आप मेट्रो की आज घोषणा करते हैं और बनती है 15 साल बाद, 20 साल बाद। और जो आज एक भी परियोजना आप बता दो कि जो टाइमली पूरी होती हो,
और जी। उसकी उसी लागत में पूरी हो जाती है जो लागत बजट में घोषणा की गई होती है। हम्म। उससे तो कम ये से जो कम डेढ़ी ये जो दुगनी तिगनी credibility कीमत लग जाती है, crisis तो है, पैसा आएगा कहाँ से? उस बजट का ये फायदा जो क्या होगा? क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है, प्रियव्रत शर्मा जी चार्टर्ड जी। अकाउंटेंट है आप, आपसे बेहतर कौन जानता है इस बात को कि कैसे पैसा आता है, कैसे जाता है, कहाँ एडजस्ट होता है, कहाँ दिखाना होता है, कहाँ बताना होता है। अब ये जो बजट को लेकर इतनी क्रेडिबिलिटी क्राइसिस किसी स्टेट को अगर हो, तो फिर आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज है इससे पार पाने की कोई कोशिश, कोई प्रयास होगा? बिल्कुल, निश्चित तौर पे मैं 3 बातें इसमें कहना चाहूँगा। जैसे एक बार शर्मा जी ने बोला था कि पॉपुलैरिटी नहीं है, तो हमारा काम कभी भी भाजपा ने पॉपुलैरिटी पे, खुद की पॉपुलैरिटी के लिए कोई काम नहीं किया। जनता की सेवा को ध्यान में रखते हुए कि जनता जनार्दन को नीचे लेवल तक कैसे फायदा मिले हमारे काम का। और हमने जो मैनिफेस्टो बनाया था तब सबकी राय ली थी, उसके आधार पे हमने मैनिफेस्टो बनाया। और मैनिफेस्टो की एक-एक चीज को धरातल पे कैसे उतारना है, ये बजट के माध्यम से हम करके भी दिखाएंगे। बजट बनाने से पहले भी सभी स्टेक होल्डर्स के साथ भजन लाल जी की सरकार ने एक-एक स्टेक होल्डर के साथ में बैठा के मीटिंग की और उनसे खूब चर्चाएं हुई है लंबी। उनके सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए, सभी के कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए इसको मूर्त रूप दिया जाएगा। और जब बजट आएगा तो लगेगा कि हाँ, ये भजन लाल जी सरकार के वास्तव में एक ऐतिहासिक बजट है। रही बात खर्चे कैसे पूरे होंगे, आप देखिए जो 4,877 करोड़ रुपए का जीएसटी राजस्व प्राप्त होता था कांग्रेस की सरकार में, हमने केवल 2 तिमाही में, अंतिम तिमाही और पहली तिमाही में 5500 करोड़ से क्रॉस कर दिया। 16% का जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ा है 2 तिमाही का। आप देखिए, हमने संसाधनों का विकल्प खोजना शुरू कर दिया। हमने शिक्षा की बात, हमने जो रोजगार की बात करें, 70,000 रोजगार हमें देने हैं, 70,000 नौकरियां देनी, उसमें 20,000 नौकरियां दे चुके हैं। 70,000 नौकरियों का वादा किया, वो पूरा होगा। किसानों की बात करें तो जो एग्रीकल्चर फंड, यूनिवर्सल फंड बनाना था वो बन चुका है। किस्तों में जो किसान सम्मान निधि में पैसा बढ़ा के दिया है। महिलाओं की सुरक्षा की बात करें तो उस पर भी काम हो रहा है। हर क्षेत्र में हम काम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो हमने मैनिफेस्टो जनता की सलाह पे अपने संविधान में साफ लिखा है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, उसको वाकई में साकार करके हमारी भजन लाल जी की सरकार, भाजपा की सरकार करके दिखाएगी। और इस कल आने वाले बजट में लेखानुदान में इसका उदाहरण मिल गया था कि हमारा बजट कैसे होने वाला है। जब पहले लेखानुदान आया था, वो वोट ऑफ अकाउंट आया था, उसमें हमने पूरी चीजें क्लियर की थी हमारे विजन को, और उसको सही साकार, आप पता है सिंचाई की कि कैसे डेवलपमेंट होगा, एआरसीपी का हमने करके दिखाया। हमारा 2,80,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी तो वहां पे हमारा किसान खुशहाल होगा। किसानों की बात करें, बाजरा को हमने एमएसपी 2625 अरे रुपए पे बात चल रही है कि 2625 रुपए में बाजरा खरीदा जाएगा। मिलेट को कहां से कहां पहुंचा दिया। प्रियव्रत जी, पूरा राजस्थान का चक्कर मत लगाइए। अभी विधानसभा में जो बजट पेश होने वाला है वहीं तक रहिए। विधानसभा में जो बजट पेश होगा, सभी सेक्टर से उससे युवा, पहले उनको रोजगार चाहिए, तो रोजगार के साधन कैसे सर्जन हो, कैसे नौकरियां बढ़ाई जाए, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाए जिससे कि इंडस्ट्रियां यहाँ पे लगे और उत्पादन बढ़े। क्योंकि जब तक उत्पादन नहीं बढ़ेगा, जब तक नौकरियां नहीं लग पाएगी। क्योंकि सारी सरकार नौकरियां कोई भी सरकार नहीं दे सकती, लेकिन 70,000 नौकरियां जो सरकारी है वो, उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में कैसे ग्रोथ आए, तो उसके लिए अपने को प्रोडक्शन बढ़ाना है। प्रोडक्शन बढ़ाना है तो इंडस्ट्री का जो मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट है, एस्टेब्लिशमेंट रिक्वायरमेंट है, वो डेवलप करना है। उसके लिए सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, और 24 घंटा बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सरल सुगम नीति चाहिए, भ्रष्टाचार का जीरो टॉलरेंस चाहिए। वो सब पे हमारी सरकार काम कर रही है। बजरी माफिया पे कैसे एक्शन हुआ आपने देखा, अपराध पे कैसे एक्शन हो रहा है, सरकार काम कर रही व्यापारी है। को हर तरह से इंडस्ट्री सारे सुगम वातावरण की जरूरत है। पूरी सरकार काम कर रही है। ये सारे काम तो पूरी सरकार को 5 साल में करने हैं। आपकी प्राथमिकताएं हैं, आप इन कामों को देख रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन मेरा सवाल कुछ अलग था। मेरा सवाल ये था कि बजट को लेकर जो क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है, जो ऐसी स्थिति आ गई है, ऐसी नौबत आ गई है, वो क्यों आ गई? क्योंकि आप तो अर्थ जगत से जुड़े हैं, बेहतर जानते हैं क्यों। चाहे वो स्टेक होल्डर्स हो, चाहे वो ओपिनियन मेकर्स हो, उनको लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता क्या आना है कल, बस एक पत्र पढ़ा जाना है दिया कुमारी के द्वारा। वैसे भी जब मुख्यमंत्री तमाम स्टेक होल्डर से चर्चा कर रहे थे, बैठकें कर रहे थे, तो उस समय ज्यादातर मीटिंग्स में दिया कुमारी जो वित्त मंत्री है वो मौजूद नहीं थी। नहीं, ऐसा नहीं है। यदि बजट पे लोगों का झुकाव नहीं रहता तो लोगों की प्रतिक्रिया तुरंत आनी शुरू नहीं होती। आपने देखा होगा पिछले बजट को अशोक गहलोत जी ने कैसे पुराना बजट पढ़ा, लोगों ने कैसे प्रतिक्रिया दी, तो लोग सुनते हैं, समझते हैं और उसका आकलन भी करते हैं।
ऐसा नहीं है कि लोगों को मतलब नहीं है, लोगों को, हर व्यक्ति को मतलब है। आज राजस्थान का नागरिक बहुत ही सजग हो चुका है, समझदार हो चुका है और वो हर चीज पे नजर रखता है। और ऐसा नहीं होता तो स्टेक होल्डर्स को बुलाते नहीं। स्टेक होल्डर्स गए हैं वहां पे और अच्छी संख्या में गए हैं, बार बार गए हैं। सभी सेक्टर्स के लोग वहां मिले हैं भजन लाल जी से और उनके साथ मिलकर के सारे कंसर्न्स को रखा है। तो लोग जागरूक नहीं, ऐसा नहीं, उनका प्रतिनिधित्व होता है। 4.5 करोड़ जनता एक साथ तो जा नहीं सकती, सबका अपना अपना प्रतिनिधित्व है। वो सब गए हैं, सबने बातें रखी है और उन बातों को बहुत ही अच्छे तरीके से, समझदारी की तरीके से सुना गया और उसको बाकायदा विधि पूर्वक रूप से उसको बजट में उतारा भी जाएगा। जी, कौन कौन आए थे उनकी लिस्ट पे अगर चर्चा करें एक दिन किसी दिन, और लिस्ट आप प्रोवाइड कराएं तब, वो तो एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन राजीव तिवारी जी पहले कुछ बोल रहे थे, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। राजीव तिवारी जी, इतना सा कहना है, प्रियदत्त जी से पूछना था कि भाई कौन सा चीफ मिनिस्टर या कौन सा वित्त मंत्री जब बजट पेश करना होता है, बनाना होता है, तब स्टेक होल्डर से नहीं मिलता। आज तक का कोई ऐसा है रिकॉर्ड आपके पास जब ये हुआ हो कि भाई हमने स्टेक होल्डर्स को किसी चीफ मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर ने नहीं बुलाया, बिना उनकी राय के बजट रख दिया हो? ऐसा कौन सा बीजेपी की सरकार ने कोई अजूबा कर दिया ये वाला? आप एक भी मुझे फाइनेंस मिनिस्टर बता दीजिए। सोच का फर्क है तिवारी साहब, मैं बताता हूँ सोच का फर्क है। कांग्रेस सरकार में लोग जाते थे प्रेजेंटेशन देने के लिए, रिक्वेस्ट करके कि हमें समय दो, हम प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं। हमने बुलाया उनको आगे से कि आइए आप अपनी बात कहिए। हर एक में बुलाते हैं, हर एक में बुलाया जाता है। प्रियव्रत जी, प्रियव्रत जी सॉरी, हर एक में बुलाया जाता है। आज तक का रिकॉर्ड आप एक भी फाइनेंस मिनिस्टर का बता दो या एक भी सरकार ऐसी बता दो जिसने प्रेजेंटेशन के लिए विभिन्न लोगों को नहीं बुलाया हो, विभिन्न क्षेत्र के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको नहीं बुलाया हो। बड़ा संक्षिप्त रूप में होता था, हमने ओपन रूप फोरम रखा है। अरे भैया, सब ऐसे ही होता है, सब ऐसे ही होता है। उसकी एक प्रक्रिया होती है बजट बनाने की। आप तो सीए हो, आपको सब पता होना पता है मेरे को, लेकिन वो प्रक्रिया बड़ी ही विश्वसनीयता से वहां दिखती नहीं थी, नजर नहीं आती थी। मैंने तो नहीं देखा, मैं भी 25 साल से वोट दे रहा हूँ, मैंने कांग्रेस सरकार में इस तरीके से ट्रांसपेरेंसी कभी नहीं देखी। हमने यानी आपको देना होता था तो बड़ा मेहनत करके आपके प्रवक्ता कैसे बन गए? आप मीडिया से ही दूर रहे, 25 साल से वोट दे रहे हो और 25 साल से आपने या तो अखबार नहीं पढ़े, टीवी नहीं देखे, वो सारी परिचर्चाएं नहीं सुनी, तो फिर किया क्या आपने? जो उदारता इस बार हमारे चीफ मिनिस्टर ने दिखाई है वो कभी देखने को नहीं मिली राजस्थान के इतिहास। आपकी बात हो सकती है कोई अलग हुआ हो उस बात। नहीं, मैं डिफरेंट है इसलिए बोल रहा हूँ। यदि रेगुलर होता तो मैं भी नहीं बोलता साहब। मैं भी 25-30 साल हो गया मेरे को देखते हुए एज सीए, लेकिन इस बार जो हमको भी 40 साल हो गए बजट देखते हुए, और ये हमको भी 40 साल हो गए बजट देखते हुए। घर घर जाकर के उनके द्वार जाकर के मैंने राजीव जी प्रियव्रत जी की गलती नहीं है, प्रवक्ताओं की ज्यादातर की स्थिति ऐसी है, ना उनके पास तथ्य होते हैं, ना उनके पास जानकारी होती है। माफ कीजिएगा प्रियव्रत जी, आपकी गलती नहीं बता रही मैं यहाँ पे। बात सब जानकारी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बुलाया नहीं जाता, मैंने ये कभी नहीं कहा। मैंने कहा इस बार उदारता से सबकी बातें सुनी गई और सबको बुला के पूछा गया, सबकी मीटिंग ली बकायदा उसको कि भी क्या बोलना चाहते हैं आप, और उसको समावेश किया गया पूरा। बाकी लोग क्या करते थे फिर? तो नहीं होगा। नहीं, बाकी फाइनेंस मिनिस्टर क्या करते थे? नहीं करते हैं, वो फॉर्मेलिटी होती थी, कुछ नहीं होता था। इस बार आप देखना जो होगा, देखते हैं सब, कल आ जाएगा। बिल्कुल कल देखना। अच्छा ये बताइए प्रियव्रत जी, ये बाय डिफॉल्ट मतलब बिना कोई योजना के, बिना प्लानिंग के हो गया कि आप केंद्र से पहले अपना पूर्ण बजट रख रहे हैं, या सोच समझ के बात करके चर्चा करके रखा गया? नहीं, सब चर्चा करके होता है, बिना सोच समझ के कैसे? और डबल इंजन की सरकार में तो ऐसा हो ही नहीं सकता। सब चीजें बात करके, सोच समझ के, विचार करके रखा गया है। तो ये बेहतर नहीं होता कि पहले वहां का बजट आता फिर यहाँ का आता? उससे फायदा नहीं होता? नहीं, उससे तो मेरे को नहीं लगता, क्योंकि केंद्र का एजेंडा अलग होता है, स्टेट का अपनी अपनी प्रायोरिटी अलग होती है। तो स्टेट पहले दे सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि स्टेट पहले नहीं दे सकता। स्टेट की प्रायोरिटी अलग है, स्टेट का एजेंडा अलग है। स्टेट को पता है कि केंद्र हमारे हर डिसीजन में सहयोग करना ही वाला है। तो फिर इसका क्या कारण मानते हैं आप कि इतने दशकों के इतिहास में मुश्किल से 2-3 बार, शायद ये तीसरा मौका है जब पहले बजट स्टेट का आ रहा है केंद्र से पहले? ऐसा क्यों है कि हर बार
नहीं, पहले भी 2 बार ऐसा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये वही रेगुलर वही मैं प्रोसेस बोल है। रही हूँ कि पहले 2 बार ही ऐसा क्यों हुआ? अब क्यों हुआ है तो उस समय की स्थितियों का पता होगा, लेकिन आज ये सब चीज तैयारियां थी। पहले भी एक्चुअली क्या, केंद्र का बजट पहले आने वाला था और स्टेट की जी। तैयारी तो थी, तो वो एक्सटेंड हो गया बेसिकली। 1 जुलाई से 22 जुलाई हुआ, तो ये इनको देना था टाइम पे, इन्होंने दे दिया। जी, राजकुमार शर्मा जी, क्या असर देखते हैं आप इसका कि अगर बजट केंद्र का पहले आने की बजाय बाद में आता है और स्टेट में पहले आ जाता है? और बता रहे हैं प्रियव्रत शर्मा जी कि आपके यहाँ जितनी मीटिंग होती थी सिर्फ फॉर्मल होती थी स्टेक होल्डर्स से, और इस बार बड़ी उदारता से हुई है, तो उससे क्या फायदा होगा स्टेट को? मीना जी, भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पानी कम आए तो कांग्रेस जिम्मेदार, कानून व्यवस्था बिगड़े तो कांग्रेस जिम्मेदार, पार्टी को वोट कम पड़े तो कांग्रेस जिम्मेदार, एनडीए सरकार बने तो कांग्रेस जिम्मेदार, पन्ना प्रमुख नाराज हो तो कांग्रेस जिम्मेदार, वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के नाराज हो, इस पार्टी का नाम लेते हैं, दोपहर में राहुल गांधी जी का नाम लेते हैं, रात होते होते परिवारवाद का नाम लेते हैं। कुछ 24 चैनल पे सलाह देना चाहता हूं, उसके बाद आप नीचे आ गए, आपको एनडीए सरकार यार आपसे आग्रह है, अपना घर संभालिए, अपना काम करिए। मैं कह रहा हूं जितने भी बजट आते हैं, चाहे कोई भी वित्त मंत्री हो, क्या है उद्योगपतियों को, विद्यार्थियों को, सब तबकों के लोगों को बुला बुला। विदेश मंत्री तो मंत्री जी विदेश में थी, क्योंकि मेरे को जहां तक जानकारी है कि बेटे का कोई एक्सीडेंट हो गया था, तो वो उनकी देखभाल करने के लिए विदेश गई हुई थी। तो ये पहला बजट ऐसा आ रहा है मीना जी, जहां मुख्यमंत्री जी ने मैक्सिमम मीटिंग ली है और कल अधिकारियों के साथ सचिवालय में बैठ के हमारी वर्तमान वित्त मंत्री जी ने साइन किए हैं। कोई बात नहीं, राजस्थान का इंटेंट राजस्थान के आवाम के लिए उसमें कोई विशेष नहीं होता है। तिवारी साहब सही कह रहे थे कि केवल इनकम टैक्स के स्लैब को लेकर के आम जनता इंटरेस्ट सकती है। मैं कह रहा हूं शराब की जो दुकानें 8 बजे बाद खुलती है, शराब गलत तरीके से बिकती है, उसके ऊपर कोई बजट में नया कानून आ जाएगा तो जनता को लाभ मिलेगा। रात को 12-12, 1-1 बजे रेस्टोरेंट खुलते हैं, उनमें तरह तरह के जो अगर कोई कानून आएगा तो बजट में ऐसा कोई प्रावधान तो जनता को लाभ मिलेगा। पेपर लीक को लेकर के कोई बजट ऐसा कोई क्लू आए जिससे जनता को लाभ मिलेगा। बारिश में जितने भी खड्डे हो रखे हैं, केवल उनको भरने की बात, आदरणीय भाई साहब सही कह रहे थे, केवल खड्डों की भरपाई हो जाए वो बेहतर काम होगा। वो आपके पेड़ पौधों को तो लेकर भरने के भी की अगर कोई कोशिश कर ऐसी रहा योजना था। बन जाए बजट में, जो मेरे मकान के बाहर, तो ये तमाम वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर के सरकार कोई कड़ा नियम बना ले बजट के अंदर तो बेहतर होगा। टोल टैक्स को लेकर के सरकार कोई बजट में ऐसा प्रावधान बना ले तो राजस्थान की जनता को इंटरेस्ट होगा। हमारे ट्रैफिक को लेकर इतना लोड है, मेट्रो का विस्तार ही कर रहे थे तिवारी साहब की घोषणा तो हो जाती है जी। के लिए, जो ये प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट अस्पताल है, इनको लेकर कई बार आपने राजकुमार जी, तो बजट में ऐसा कुछ आए तो राजस्थान की जनता का इंटरेस्ट आएगा। मैं कह रहा हूँ जनता को ये जो नगर निगम और जेडीए में जो चक्कर लगाते हैं अपने काम के लिए, उस काम को सरलीकरण करने के लिए कोई अगर कोई बजट में नया प्रावधान आ जाए तो जनता, राज्यों की जनता पड़ेगी। बस अड्डों को डेवलप किया जाए। मीना जी, राजस्थान में बस अड्डों की ये दशा है कि जैसे लगता है कोई बस्ती या का कोई बस स्टैंड हो, किसी गांव का बस स्टैंड हो। जयपुर के बस स्टैंड में जाकर देख लीजिए, सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, हमारी ट्रेन सुधरनी चाहिए, हमारे बस अड्डे सुधरने चाहिए, ई रिक्शे जो चल पड़े उनके लिए कोई व्यवधान, कोई प्रॉपर तरीका होना चाहिए। हमारे यहाँ जयपुर में, राजस्थान में आजकल हाट बाजार लगते हैं, सब्जी लगती है, कहीं गुरुवार को लगती है, कहीं सोमवार को लगती है। उसके जो उनके लगने से जो नुकसान होता है और जो फायदा होता है, उसके लिए भी कोई ना कोई एक नियम बने बजट के अंदर तो राजस्थान की जनता को लाभ मिलेगा। हमारे पानी की जो स्टोरेज के लिए बड़े बड़े बांध है, सरकार कोई बजट में कोई प्रावधान लाए तो राजस्थान की जनता को मजा आएगा कि कल बजट आएगा, हम लोग टेलीविजन चला के और या फिर क्या है पानी की वाटर। मैं इंतजार ही कर रही थी राजीव तिवारी जी का सुनना शुरू करते हैं, क्योंकि पिछले 2 साल की चर्चाओं में ऐसा बहुत बार हुआ है जब राजीव तिवारी जी ने कहा है अशोक गहलोत जी ये शराब की दुकानें बंद क्यों नहीं करते। राजीव जी, नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, राजकुमार शर्मा जी ने वही सब कारण बताए हैं इस बजट में आने के, जिसकी वजह से इनकी सरकार गई है। हाँ बिल्कुल।
एक भी कारण आप ऐसा बता दो जिसकी वजह से परेशानी नहीं हो। शराब की दुकानें आपके समय भी 12-1 बजे तक खुलती थी। आपने ऑफिशियली 1 बजे तक का टाइम रेस्टोरेंट्स और क्लब और पब्स के लिए दिया था, आपने ही बनाया था 1 बजे तक का टाइम, आपने ही। आप बता दीजिए सड़कों पे खड्डे कब नहीं हुए, सड़कों पे खड्डे कब नहीं हुए, टोल टैक्स में कोई रियायत मिली कि नहीं मिली, वो सारे कारण आपने गिना दिए राजकुमार जी, जिसकी तो वजह से राजीव आपकी जी, सरकार गई। राजीव जी, और जो वैसे कारण आपने बताए वो विधानसभा की कार्रवाई में एक विधेयक के पारित होने से ही सही होंगे, बजट में आने के उसके कोई संकेत नहीं दिए जाते जी। और जितने कारण आपने वैसे बताया। राजीव अब जी, शराब की दुकानें 8 बजे के बाद खुलती हैं, इसका बजट से क्या लेना देना है? राजस्व का नुकसान है, ठीक है, लेकिन उसके गवर्नमेंट को तो जितनी बोतल बिकी उसका राजस्व मिल गया, पब्लिक को नुकसान होता है, रात को बिकने पे 100 रुपए 200 रुपए ज्यादा देने पड़ते हैं। गवर्नमेंट के पास तो टैक्स उसका आ चुका होता है जितनी बोतलें फैक्ट्री से और गोडाउन तक या शोरूम तक आई। वो 8 बजे खुले, 12 बजे खुले, 1 बजे खुले, ये कानून की भी अब समस्या है, ये बजट की समस्या नहीं है। राजकुमार जी समझ के आया करो कोई चीज को। बिल्कुल। और राजीव जी, राजकुमार जी जितनी सारी बातें बता रहे हैं जिनकी वजह से नुकसान हुआ, उनकी सरकार चली गई, तो उनको ज्यादा अनुभव है कि भाई बजट में क्या क्या आना चाहिए। तो प्रियव्रत जी कांग्रेस पार्टी से भी जब चर्चा कर रहे थे तो समझ लेते तो और भी बेहतर फीडबैक मिल सकता था। बहरहाल जगदीश जी, कांग्रेस पार्टी तो से चर्चा, कांग्रेस पार्टी जी अभी तो राजकुमार जी ने बोला कि खड्डे भर देते, तो इनके 5 साल के किए हुए खड्डे ही भर रहे हैं अभी 6 महीने, तो सारे खड्डे भरेंगे जी आपके और एकदम स्मूथ करके सरकार को चलाएंगे और जनता को ऐसा लाभ देंगे। जनता ने जिस उद्देश्य के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुनी है वो हम साकार करके दिखाएंगे। जी प्रियव्रत जगदीश जी जी, एक बात बताओ, आपका मुख्य जो चुनाव जीतने का था ईआरसीपी वाला और पार्वती वो जो चंबल और एआरसीपी नदी का एमओयू है हो ना, गया हमारा। और पहले दिन से आपने प्रचारित कर दिया था कि एमओयू हो गया, एमओयू हो गया, सर और फिर ड्राफ्ट पिछले तैयार दिनों ड्राफ्ट वापस तैयार उसमें हो चुका दोबारा है। एमओयू हो गया, ये क्या हो गया? बीच में खिचड़ी बन गया है वो फाइनल ड्राफ्ट एमओयू। तैयार हो चुका है और कुछ ही दिनों में आपके सामने एमओयू आ जाएगा। फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो बिल्कुल चुका है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ अब ये कि फाइनल एमओयू का ड्राफ्ट के फाइनल बिना ही ड्राफ्ट रेडी साइन हो हो चुका गए, है और उस एमओयू फाइनल के अंदर ड्राफ्ट के हमने बिना ही साइन हो गए। नहीं एमओयू ये रेडी, क्या मतलब ड्राफ्ट है बोला ये? सर, मैंने ड्राफ्ट बोला, ड्राफ्ट वर्ड यूज किया, ड्राफ्ट रेडी हो चुका है फाइनल और जल्दी आपके सामने आएगा। उसमें 90 और 10 का रेशियो रखा है। 90% केंद्र सरकार भुगतेगी, 10% ही देना है तो हमें, यानी भैया 45,000 करोड़ के अंदर केवल 4,500 करोड़ में 2,80,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी, जिसमें वो 21 वो जिलों के सही है, लोगों को मान्य फायदा सारी होगा। चीजें होंगी। मैं कह रहा हूँ 6 महीने में 2 बार एमओयू कैसे हो गया? सर रिवाइज एमओयू में उसमें डिपेंडेबिलिटी का एक इशू था, वो टेक्निकल इशू भी क्लियर कर दिया। फाइनल ड्राफ्ट हो चुका है, मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी तो जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। जब फाइनल ड्राफ्ट हो गया, हुआ नहीं था, तो फिर एमओयू काहे पे हुआ? एमओयू तो सर बेसिक वो ऐसे कंडीशंस पे कैसे हो होता जाता है। है? ड्राफ्ट पहले एमओयू तैयार बेसिक होता है तब कंडीशंस पे एमओयू होता बनता है। है, उसमें टेक्निकलिटी बहुत होती है, टेक्निकलिटीज फाइनल आप होने में देखिए, टाइम लगता है। वो वेद फाइनल ड्राफ्ट हमारा हो चुका। माथुर साहब भी इसके एक्सपर्ट हैं। आप खुद सीए हो, जगदीश जी भी बिल्कुल, तो वेद माथुर हमसे साहब को ज्यादा पता अनुभव होगा है, शायद कि हमारे फाइनल गुरु ड्राफ्ट हैं, हो चुका है। लेकिन इनसे आप बताइए वेद जी की कैसे हो और सकता है हरियाणा से ऐसे? यमुना जल का समझौता भी जल्दी आपके सामने आ जाएगा। राजीव तिवारी जी, ये बीजेपी की सरकार और बीजेपी संगठन केंद्र और राज्य से मिलकर खाली न्यूज 24 का ये एक शो देख लेंगे तो ये एमओयू उनकी जिंदगी में मतलब इतनी बड़ी कोई गलती दूसरे एमओयू पे नहीं करेंगे, ये तो तय है। क्योंकि खुद ही कह रहे ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ, फाइनल ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ और एमओयू साइन हो गया, ये कैसे हो सकता है? सर जी एमओयू बेसिक बिल्कुल। कंडीशन के ऊपर साइन होता है, फिर डिटेल कंडीशंस के ऊपर ड्राफ्ट रेडी होता है। वो ड्राफ्ट हमारा रेडी हो चुका है, वो भी आपके सामने आ जाएगा जल्दी। और वो हम जी धरातल पे देखते लेके हैं, आएगी, यही तीसरा सरकार एमओयू भी लेके देख आएगी लेंगे। ईआरसीपी 6 को। महीने आप 6 देखिए। महीने से 6 महीने से एमओयू का ही इंतजार कर रही है राजस्थान की जनता। और 6 महीने अब अगर ज्यादा एमओयू में इंतजार लगे नहीं हैं, करना पड़ेगा। 6 महीने अगर एमओयू में लगे हैं तो 4.5 साल में कितना काम होगा वो भी देखेंगे। अब आप अपनी शब्दावली में ये करेंगे शब्द हटा दीजिए, क्योंकि 6 महीने आप माइनस हैं। हम 4.5 साल में आखिरी के 6 महीनों की तो जांच होती है काम की जो आप कर रहे हैं, तो अब आपके पास सिर्फ 4 साल है। अब 4 साल में आप पहला 100 दिन का एजेंडा लेते हैं, फिर 1 साल का एजेंडा लेते हैं। हम 1 साल के एजेंडे के अंदर ये पूरे सब काम करेंगे जो मैनिफेस्टो में हमारे हैं। पहले और 2 दिन भजन का जी जिस एजेंडा हिसाब से 1 काम साल कर रहे हैं,
जिस समर्पण भाव से वो काम कर रहे हैं, एक बार चेक कर लीजिए आप कि आने वाले टाइम में मैनिफेस्टो का एक एक वर्ड धरातल पे उतरता हुआ आपको दिखेगा। जी। जगदीश शर्मा जी, दिया कुमारी वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश करेंगे। जब पहले इस सरकार में उन्होंने जो एक तरह से जो शुरुआत में कि कितना सरकार को बजट का पहला जो रूप उन्होंने रखा था, उस समय जिस तरह की प्रस्तुति उनकी थी, जिस तरह से उन्होंने अपनी बात को रखा था, इस बार उनसे क्या आप उम्मीदें करते हैं, क्या उनको सुझाव देते हैं, क्योंकि दिया कुमारी नई वित्त मंत्री हैं? मीना जी, ऐसा है, दिया कुमारी का बजट नहीं है ये बजट भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि इसमें जो ये प्रियव्रत जी बता रहे हैं कि इस बार हमने बड़ी उदारता से और बहुत विस्तार से पब्लिक ओपिनियन लिए, फीडबैक लिया है कि बजट में क्या होना चाहिए, वो ज्यादातर भजनलाल शर्मा जी ने सुना है। दिया कुमारी बहुत कम में उपस्थित है। टीम वर्क होता है, किसी भी सरकार में एक टीम वर्क होता है, और टीम वर्क से ही काम होता है। तो ये बजट जो है भजनलाल सरकार का बजट है, दिया कुमारी जी का नहीं। वित्त मंत्री के तौर पे मान लो वो पेश भी कर देती है, तो अब उनकी खूबी तो ये देखी जाएगी कि जो लिखा हुआ बजट है वो सही पढ़ा गया है कि नहीं। क्योंकि आपको याद होगा, इससे पहले बार जब अशोक गहलोत जी ने बजट पढ़ा था, तो कितने साल पहले का कोई पढ़ दिया उन्होंने उठाकर, ओपनिंग ही कहाँ से चालू हो गई थी। तो दिया कुमारी जी की तो खूबी ये देखी जाएगी, तो सचमुच में भारतीय जनता पार्टी का जो पहला बजट होगा, जिसको मैं बोलूं, वो पहले बजट को तरीके से पढ़ दें और कोई पुराना बजट रिपीट नहीं हो, यही बहुत बड़ी खूबी है जी। तो और जो दूसरी बात ये है कि बजट में क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा, मैं आपको बता ही रहा था, पहले मैंने बात की है कि रिसोर्स तो आपने जितना है उसको छीन लिया या चूस लिया, जिसको कहना चाहिए, एक्सट्रैक्ट कर लिया आपने वहां से कि कितना रिसोर्स उनके पास कहां से आ सकता है। अब ये जो है कुव्वत होती है सरकार की, ये उसमें काम करने वाले मंत्री और अफसरों की, कि वो नए रिसोर्स कहां पर ढूंढे, कहां से पैसा आने का रिसोर्स ढूंढे, क्योंकि खर्च तो जो हो रहा है सरकार का वो तो होगा ही होगा। तो सरकार ने इतनी बड़ी जो है सरकारी महकमा बना रखे हैं, इतने बड़े बड़े डिपार्टमेंट में, तो 80-90% तो पैसा जो है वहीं चले जाता है उसको फीड करने में ही। दूसरा कि जो लाइबिलिटीज है, उन लाइबिलिटीज के फीडबैक बहुत जबरदस्त, ये दो चीजें बजट का 80 से 90% पैसा खा जाते हैं। अब बचा हुआ जो पैसा है उसमें कहीं चिंदियां लगा सकते हैं, ये थोड़ी बहुत ही है वो। मुझे आप बताइए कि पिछले 10-15 साल में, एक उदाहरण देता हूँ, पिछले 15 साल से ये राजकुमार जी का भी मुद्दा है और तिवारी जी का भी मुद्दा है। हमारे यहाँ पर बताते हैं कि सबसे ज्यादा जो है टूरिस्ट आता है, टूरिस्ट स्टेट है ये, जिधर भी जाएंगे आपको किले, महल, फला, बाग बगीचे, तालाब, ये सब कुछ देखने को मिलता है। इसलिए बड़े बड़े होटल खुल गए हैं राजस्थान में, और उनमें हजारों की संख्या में आकर फॉरेन टूरिस्ट भी आते हैं। फॉरेन टूरिस्ट शाम तक तो ये सब कुछ देख लेगा कि सब ये त्रिपुलिया गेट है, ये हवा महल है, ये फला है, ये डिका है। शाम को क्या करेगा यहाँ, जब आप दारू की दुकान 8 बजे बंद कर देते हैं, जब तक कि वो लौट के आते हैं टूरिस्ट बाहर घूमकर, उससे पहले तो शराब की दुकानें बंद हो जाती है। यहाँ कितनी बार ये बात चर्चा हो चुकी है कि नाइट लाइफ क्या होगी टूरिस्ट की, और हम बाजारों को, बहुत सारे बाजारों को हम खोले रात भर भी खुला रखें, भले जौहरी बाजार जिसमें से एक था, त्रिपुलिया बाजार एक था, इनको खोलो रात को, ताकि, और डोमेस्टिक टूरिस्ट भी बड़ी संख्या में, डोमेस्टिक, मैं ये फॉरेन के टूरिस्टों की बात नहीं कर रहा, डोमेस्टिक टूरिस्ट भी इतना आता है, वो भी क्या करेगा रात को जाकर अपने कमरे में बैठ जाने के अलावा। होटल वालों ने, बड़े जो होटल हैं 5 स्टार होटल वगैरह, उन्होंने छोटे मोटे प्रोग्राम अपने यहाँ पर कराने की एक नई परंपरा शुरू की थी कुछ सालों से, जो आपने देखा भी होगा कहीं पर, कि होटलों के बाहर कहीं कठपुतली डांस दिखा रहे हैं, कहीं वो राजस्थानी फोक सॉन्ग को सुनवाने की व्यवस्था कर रहे हैं।
लेकिन ये इससे भी रिसोर्स बढ़ सकता है, आमदनी कॉमन मैन की, यहाँ के दुकानदार की और यहाँ की सरकार की। मैं यूरोप के कोई 20-25 शहरों में घूमा हूँ, हमारे यहाँ से छोटे छोटे मॉन्यूमेंट है वहां पर, बहुत छोटे, जिनका कोई रख रखाव भी नहीं, उनमें देखने की बहुत ज्यादा चीजें भी नहीं, लेकिन वो टूरिस्ट डिपार्टमेंट ने इतने किस्म के सोविनियर्स और वो सब कुछ बना रखे हैं, उनके झंडे फंडे, और उससे वो किसी न किसी तरीके से आने वाले नए टूरिस्ट से पैसे निकलवाते हैं। जी जी, सरकार हमारे यहाँ क्यों नहीं सोच सकती? एक अल्बर्ट हॉल पर यही इतना जबरदस्त रेवेन्यू जनरेट हो सकता है कि पूछे मत, लेकिन हमारे यहाँ कहीं कोई करने वाला ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, तो दूरदर्शी सोच और प्लानिंग, वाकई में हमारी सरकार में एडवाइजर्स रखने की परंपरा इन्होंने, अशोक गहलोत जी ने बड़ी शुरू की थी, उन्होंने एडवाइजर्स रखे भी, लेकिन वो एडवाइजर्स भी शायद कोई एडवाइस इस तरह की दे नहीं पाए कि कैसे राजस्थान को ग्रोथ दिलाएं। सवाल ये, आखिरी सवाल ले रही हूँ वेद माथुर जी आपसे कि दिया कुमारी वित्त मंत्री क्या करें अपने बजट को ठीक से पेश करने के लिए? देखिए, जगदीश शर्मा जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात की कि हमें टैक्स कलेक्शन के नए सोर्स ढूंढने पड़ेंगे, उस बात में दम है। देखिए, मैं अभी हाल ही में यूरोप की यात्रा करके आया हूँ 15-20 दिन, तो मैंने वहां देखा, एक तो सिटी टैक्स लगता है। आप जिस शहर के जिस होटल में रुकते हैं, वो होटल अपना मान लीजिए उसका बिल है 10,000, तो उसमें 100 रुपए और जोड़ देगा या 200 रुपए जोड़ देगा, तो वो एक बहुत अच्छा सोर्स है, सिटी टैक्स के नाम पे वो लोग लेते हैं। दूसरी एक बात मैं आपको बड़ी सिंपल बताऊंगा, आपको अजीब लगेगी, ऐसा नहीं कि उसकी नकल करनी है। कुछ साल पहले तक स्विट्जरलैंड के अंदर जगह जगह सार्वजनिक नल लगे हुए थे और वहां एक प्लेट लगी रहती थी जिसका हिंदी में अर्थ ये था कि ये पानी पीने योग्य है। लेकिन इस बार मैंने देखा कि स्विट्जरलैंड ने वो सारे नल हटा दिए। अब क्या, यदि आपको पानी की जरूरत है तो एक जो छोटी बोतल होती है 750 ml की, वो 300 से 400 रुपए की पड़ती है आपको। मान लो 3 यूरो या 4 यूरो में देते हैं, मतलब 300-400 रुपए की बोतल है। तो इस तरह के हमें सोचना पड़ेगा। एक बात बार बार आई, उस पर हमने काफी चर्चा की कि स्टेक होल्डर्स की मीटिंग हुई। देखिए, मेरा ये मानना है कि इस तरह की जो मीटिंग्स होती हैं उसमें उन लोगों को आमंत्रित किया जाता है जो आपको अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करें, वो बातें बताएं जो आप सुनना चाहते हैं। आप मुझे इस बात का भाजपा प्रवक्ता बताएं कि क्या किसी स्टेक होल्डर ने मेरी तरह ये बोला कि जो आपकी सर्किल रेट है जिस पे आप रजिस्ट्री करते हैं वो 25 से 40% है। यदि आपको मेरा तथ्य गलत लगता है तो मैं जयपुर आता हूँ, मैं आपके साथ घूमता हूँ, आप सर्किल रेट पे मुझे किसी भी जयपुर की जेडीए की बढ़िया कॉलोनी में प्लॉट दिलवा दीजिए। जैसे चित्रकूट नगर में आपकी रेट मान लीजिए 10,000 है, मैं 10,000 देने को तैयार हूँ, आप चलिए मुझे दिलाइए 10,000 में, वहां वो 30,000 मांगेगा। तो जो स्टेक होल्डर की मीटिंग होती है वो अपने आप में हास्यास्पद है, एक बात। दूसरी बात, जगदीश शर्मा जी ने बार बार ये बात कही कि नए सोर्स तलाशने चाहिए, और बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे यहाँ जो टैक्स चोरी होती है मिली भगत से सरकारी तंत्र की, चाहे वो खान से संबंधित मामला हो या आबकारी संबंधित हो, पहले सेल्स टैक्स से संबंधित मामले होते थे जब जीएसटी नहीं था। हमारे साथ पढ़ा हुआ एक छात्र था, वो सेल्स टैक्स में इंस्पेक्टर था, आज वो कम से कम 25 करोड़ का मालिक है। तो ये सारी स्थितियां, वो टैक्स चोरी भी हमको रोकनी पड़ेगी। एक बात और अभी आई, भाजपा प्रवक्ता ने घरों से एक बात कही कि हमारा जो बजट होता है वो लोकप्रिय नहीं होता। ये बात सच भी है कुछ हद तक कि उनके बजट लोकप्रिय नहीं होते, लेकिन मैं विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूँ कि, और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को, कि वो इसी तरह के बजट पेश करती रही केंद्र में कम से कम, तो अगली बार वो तो सत्ता में नहीं आएगी, लेकिन जो नई पार्टी आएगी कांग्रेस या जो भी, उसके लिए अच्छा आधार छोड़ के जाएगी। उसके लिए मैं आपको अग्रिम आभार
मैं व्यक्त करना चाहूंगा, क्योंकि आपके बजट ऐसे होते हैं जो आपकी सीटें कम हुई है उसमें कुछ ना कुछ 2%, 5% निर्मला सीतारमन जी का भी कंट्रीब्यूशन है कि जो उनका बजट होता है वो इतना नीरस और डिसअपॉइंटिंग होता है कि मतदाता के रूप में मैंने सोचा कि यार चुनाव में ये हाल कर रहे हैं हमारा, तो चुनाव के बाद क्या करेंगे। अब एक बात आई रोजगार की। देखिए ये सारी बातें, रोजगार अपने आप में एक बड़ा वेग टर्म है। अब मुझे बताएं, क्या आपके बजट में 100 नए इंडस्ट्रियल एरिया की घोषणा होने वाली है कि 100 नए औद्योगिक एरिया बनेंगे? आज यदि मैं अजमेर में कोई उद्योग लगाना चाहता हूँ या आप जयपुर में उद्योग लगाना चाहते हैं तो आपके पास इंडस्ट्रियल लैंड होनी चाहिए। और जयपुर, अजमेर या उदयपुर में किसी भी शहर में उसके नजदीक 10-20 किलोमीटर की परिधि में क्या आपके पास इजीली अवेलेबल है? जबकि दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां यदि आप इंडस्ट्री लगाना चाहें तो रेडीमेड अवेलेबल है प्लॉट, इवन उनका शेड लगे हुए प्लॉट हैं, आप जाएं कल से अपना उद्योग शुरू करें। तो क्या इस बजट में ऐसी को घोषणा आने वाली है कि साहब हम 100 औद्योगिक क्षेत्र बनाएंगे? दूसरी बात आती है स्किल डेवलपमेंट की। देखिए स्किल डेवलपमेंट में कांग्रेस ने एक यूनिवर्सिटी बनाई थी, और मुझे लगता है कि इस तरह के जो उपक्रम होते हैं उसके दो उद्देश्य हो सकते हैं। या तो किसी रिटायर्ड आईएएस को रोजगार देना, उसके जो उस समय चमचे रहे होते हैं, जो उसके अंडर में क्लर्क पीए रहे होते हैं, वो उस यूनिवर्सिटी में लग जाते हैं, काम करते हैं, और वो यूनिवर्सिटी मेरे ख्याल से एक टाइम पास या मनोरंजन का या मानसिक विलासता का स्थान हो जाता है। कांग्रेस के जमाने में जो यूनिवर्सिटी बनी स्किल डेवलपमेंट, मुझे वो बताएं कि साहब कौन से 1000 लोग हैं या 5000 लोग हैं या 100 लोग हैं, साहब ये आदमी है, ये लिस्ट है, इनको हमने स्किल डेवलप की और ये अब ये इस रोजगार में लगे। जबकि अल्टीमेटली स्किल डेवलपमेंट से सर्वाइवल होगा हमारा, तो उसमें कुछ नहीं हो रहा। वेद माथुर जी बीजेपी ने बनाई थी, कांग्रेस ने, अशोक जी ने बस उसे बंद नहीं किया। जैसा कि पिछली बार वसुंधरा जी ने यूनिवर्सिटीज को बंद किया था। बहरहाल मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि स्किल यूनिवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है, अगर उसे सरकार, मौजूदा सरकार उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दे दे और उस पर भी थोड़ा सा बजट में उसके लिए प्रावधान रखकर पूरे प्रदेश के युवाओं के मद्देनजर कुछ उस पर प्लान लाती है, तो निश्चित रूप से वो एक बहुत बड़ा कदम होगा। लेकिन पूरे 5 साल राजस्थान में अशोक जी के टेन्योर में स्किल यूनिवर्सिटी बस डंप रही कि हाँ ये है, इसे बंद नहीं करना, लेकिन कुछ करना भी नहीं है। बहरहाल बहुत आखिरी सवाल राजीव तिवारी जी आपसे ले रही हूँ, ये जो बजट को लेकर सच में गफलत हुई है कि दिल्ली से पहले यहाँ का आ रहा है, या फिर कोई बातचीत हो गई होगी और ठीक है आ जाने देते हैं? बिल्कुल, मतलब मैं कह रहा हूँ ना, इस बजट में ऐसा बहुत बड़ी कोई भी चीज नहीं होगी जिससे कि ये लगे कि ये पहले आ गया तो बहुत अच्छी बात हो गई। ये बजट आएगा, हम सब यही हैं, हम देख लेंगे, कल इसी समय चर्चा करेंगे। हाँ, और जो बात अभी वेद जी कह रहे थे, सॉरी वेद जी मैं उसमें कुछ रख रहा हूँ, कि स्विट्जरलैंड में 300 रुपए का पानी मिलता है, अब वो नल भी बंद कर दिए, टैप वाटर वहाँ पे। जर्मनी में ये आज से 25 साल पहले भी था, वहाँ पे कोई टैप वाटर के लिए लिखा हुआ था इट्स नॉट फॉर यूज, ड्रिंकिंग यूज, तो वो तो शुरू से बेच रहे हैं। अब हमारे यहाँ पहले ही आप बता दो कितने सारे तो टैक्स लगे हुए हैं, किस चीज पे टैक्स नहीं है, जो अब एक ये पानी पर भी एक नया टैक्स और लगा दें। ऐसे ही इंडस्ट्रियल एरिया जो हैं, आपको भी पता होगा जब इंडस्ट्रियल एरिया की घोषणा की जाती है, चाहे वो रीको हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट हो, जो भी कोई करता है, तो आप देखिए आज वो जब ऑक्शन होता है उसके अंदर 50% लैंड ऐसी होती है जो ऐसे लोगों को मिल जाती है जिनका उद्योग से कोई लेना देना ही नहीं है, और वो 50% लैंड जो है वो किराए पे चलती है, उसमें शेड भी जो लेता है किराए पे वही लगाता है, वो तो एक आदमी के पूरे लाइफ टाइम के लिए आमदनी का एक जरिया हो जाता है। तो क्यों नहीं ऐसे एक्चुअल लोगों को लैंड अलॉट की जाए, ऐसी पॉलिसी आनी चाहिए बजट में कि ऐसी कोई व्यवस्था बने कि सिर्फ जो इंडस्ट्री जिनकी देखी जाए कि हाँ ये 10 साल से 15 साल से इंडस्ट्री चला रहा है, या नया कोई स्टार्टअप इसने शुरू किया है, इसके पास अब जमीन नहीं है, उनको अलॉट की जाए, वरना तो ये सारे जितने भी राजनेता या उनके पास राजीव तिवारी जी मुश्किल ये है कि जिसके पास कुछ प्लान है,
कुछ स्किल है उनकी उसके कोई पास, नहीं ऐसा सुनता, नहीं है उनकी कोई नहीं उसके सुनता, पास, किसी भी ऐसा नहीं गवर्नमेंट है। में नहीं सुनता। बिल्कुल आज बिल्कुल। और बीजेपी की हर इसलिए 5 साल में बीजेपी कांग्रेस यहाँ हो रही है, तो आप देखिए कि बीजेपी की सरकार में भी किसको मिल गई, जी जिनको जी जमीनें मिली वो, और जो इतने सारे यहाँ पे इंटरनेशनल इवेंट्स किए गए इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, उसका क्या हुआ? एमओयू बिल्कुल बताए जाते हैं, उसके अंदर साहब 50,000 करोड़ के, 1 लाख करोड़ के, 3.5 लाख करोड़ के एमओयू हो गए, और वो धरातल पर 50,000 भी नहीं आते। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी चीजों को ध्यान रखकर, और नेता खुद अपना मन स्वस्थ रखकर अगर बनाएं, और जो प्रशासनिक अधिकारी उनके साथ लगे हुए हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के, वो अपना मन स्वच्छ रखकर अगर बजट को वाकई जनता के लिए, जनता के द्वारा, और वो जो भी जुमले हैं वो बनाया जाए, तब तो ठीक है, वरना तो बजट ऐसे ही है हर, इसीलिए जैसे कि आप देखो मतदान से जनता में अरुचि पैदा हुई है, अरे चुनाव बिल्कुल है कोई नहीं, बिल्कुल वोट वैसा दिया तो ही दिया, हाल, सरकार तो कोई आनी है। वैसा ही हाल ऐसे अब ही बजट बजट का के लिए भी अरुचि पैदा हो चुकी है, लोग अब उतना ध्यान नहीं देते। वो तो नहीं दे रहे। अशोक जी भी इसीलिए पकड़ में आ गए क्योंकि वो महेश जी ने बगल में बैठे थे, उन्होंने कहा जी ये पन्ना पुराना पढ़ रहे हो आप, तब उस पर चर्चाएं चली, हो गया। अगर वो पढ़ जाते हाँ ना तो आम हाँ आदमी तो कोई ध्यान देने वाला नहीं था, वो तो वही जो या तो मीडिया ध्यान देती या वो अंदर बैठे हुए लोग ध्यान देते। आम आदमी की जी कोई रुचि नहीं है, उसकी एकमात्र रुचि है कि मेरा किस चीज में टैक्स कम हो रहा है। अगर टैक्स बिल्कुल। ज्यादा और होता है तो वो 10 बातें सुनाता है, और टैक्स हाँ, अगर ठीक हो जाता है तो बेचारा 10 दिन खुश हो मेरे जाता है, घर क्योंकि के उसको राशन मालूम पे है कितना क्योंकि फर्क अगले दिन फिर पड़ेगा, उसको मेरे लगने बच्चों की वाला पढ़ाई पे कितना फर्क पड़ेगा, मेरी गाड़ी के पेट्रोल पे और उसकी ईएमआई पे कितना फर्क पड़ेगा, आम आदमी को इन सबसे मतलब है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज़ 24 पर हमारी हर दिन कोशिश होती है कि समाज में जो कुछ दिख रहा है, सरकारें जो कुछ कर रही हैं, बता रही हैं, और उसके पीछे जो दरअसल फर्क है उसे कैसे कम किया जाए। आज बजट को लेकर जो इस तरह का माहौल कि बजट का कोई बहुत लोगों को इंतजार नहीं है, उसकी वजह हम खुद, हमारी सरकारें और सरकारों के द्वारा बजट में किए जाने वाले प्रावधान हैं। सो सरकार सतर्क हो, सजग हो और सोचे कि कैसे जनता के हितों को बजट में थोड़ी प्राथमिकता दें और जनता का बजट इंतजार भी करे, बजट का जनता भी इंतजार करे। दिया कुमारी को अग्रिम शुभकामनाएं कल बजट पेश करने की न्यूज़ 24 के तमाम दर्शकों की तरफ से। उम्मीद करती है जनता दिया कुमारी के पिटारे से कुछ ऐसा निकले जो उन्हें थोड़ी राहत दे। न्यूज़ 24 पर आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।